Hello students, welcome to Eduara. First of all, I would like to introduce myself शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे वह टॉपिक है इतिहास एक परिचय, जिसके अंतर्गत इतिहास क्या है उस पर आज हम बात करेंगे। आपको पता है कि कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जब परिचर्चा होती है तो सामान्यतः लोगों का कहना होता है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से आज हम आपके बीच में रखेंगे। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इत प्लस हास। इत का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है निश्चित रूप से था। अर्थात अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं इतिहास कहलाती हैं, या फिर सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के प्रकाश में अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास विषय के अंतर्गत हम उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। प्रश्न ये उठता है कि कौन सी घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। तो हम आपको बता दें, इतिहासकारों ने किसी भी घटना के निश्चित रूप से घटित होने की तीन प्रमाणिक आधार तय किए। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, तीसरा विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांत। हो सकता है कि किसी भी घटना को एक ही स्रोत प्रमाणित करे, हो सकता है किसी भी घटना को दो से अधिक सोर्स प्रमाणित करे, बट कोई भी एक स्रोत अगर किसी भी घटना को प्रमाणित करता है तो उसको हम इतिहास विषय के अंतर्गत जरूर देखते हैं। सामान्यतः इतिहास के कालखंड विभाजन की अगर बात की जाए तो इतिहासकारों ने इसका तीन प्रमुख आधार तय किया है। पहला आप देखेंगे, जो हम लोग सामान्यतः परिचर्चा में बात करते हैं वह यह है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अमूमन आप इस तरह से इतिहास के विभाजन को सुने होंगे, लेकिन जो प्रमुख आधार है उनमें हम दो प्रकार के आधारों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला टूल्स के आधार पर इतिहास के कालखंड का विभाजन और दूसरा स्क्रिप्ट यानी कि लिपि के आधार पर इतिहास के कालखंड का विभाजन। बात अगर हम उपकरण को आधार मानकर करें तो आपको पता है कि मानव ने सबसे पहले पाषाण खंडों का प्रयोग किया। तो हम आपको यहां पर बता दें कि जिस समय मानव ने पाषाण खंडों का प्रयोग किया वह काल इतिहास में पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, जो कि टूल्स के आधार पर पहला आधार तय किया गया। दूसरा, वहीं पर इतिहासकारों ने टूल्स के आधार पर जो दूसरा विभाजन किया वह कांस्य काल के रूप में किया। अर्थात इस काल में मानव ने जो है ब्रोंज के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए थे। और तीसरा काल लौह काल के रूप में जाना जाता है, यानी कि आयरन एज, यानी 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के वर्तमान समय तक का जो काल है वह इतिहास में लौह काल के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम लोग स्क्रिप्ट की बात करें यानी कि लेखन की बात करें तो लेखन के आधार पर यहां पर भी इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड करके विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला काल प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। बात अगर प्रागैतिहासिक काल की करें तो इतिहास का वह काल जिस काल में बिल्कुल कोई लिपि नहीं थी, मानव पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम आदिम समाज उसका था, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर बात आद्य ऐतिहासिक काल की करें तो इतिहास का वह काल जिस काल का मानव पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसकी लिपि को अभी तक इतिहासकार ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए, ऐसे काल को इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। बात अगर ऐतिहासिक काल की करें, आप समझ गए होंगे कि इतिहास का वह काल जिस काल का मानव पढ़ा लिखा है और हम इतिहासकार उसकी लिपि को आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इतिहास को पढ़ने का जो आधार, इतिहास के विभाजन का जो आधार इतिहासकारों ने देखा वह महत्वपूर्ण रूप से दो आधार, लेकिन तीन आधारों पर भी हम लोगों ने बात की। पहला सामान्यतः प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, और दूसरा टूल्स के आधार पर और तीसरा स्क्रिप्ट के आधार पर। तो इस तरह से स्क्रिप्ट के आधार पर अभी हम लोगों ने जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में जो है इतिहास विभाजन की बात की। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि इतिहास का वह काल जिस काल का मानव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, वह काल जिसमें मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना हो। यह ऐसा काल था जिस समय मानव एकदम आदिम समाज में रहता था। जब मानव आदिम समाज में रहेगा, वह शिकार पर उसका जीवन निर्भर रहेगा,
ठीक है, कोई भी सामाजिक व्यवस्था उसकी नहीं रहेगी, जंगल में रहेगा, उसको यहां तक का ज्ञान नहीं कि दोबारा उसको भूख लगता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लेखन तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इस काल के अंतर्गत बिल्कुल लेखन नहीं होगा, अर्थात वह काल जिस काल का मानव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो इस काल में मनुष्य ने लेखन कला से सर्वथा अपरिचित रहा। बात वही क्लियर होती है कि जब समाज आदिम था तो लेखन होगा ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जिस काल का मानव पढ़ा लिखा था, उस काल को इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम इतिहासकार उस काल की स्क्रिप्ट को अभी तक ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए। और मैं आपको यहां पर बता दूं, उस काल के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच, 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वह इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। यहीं पर एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर प्राग ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड की बात की जाए, तकरीबन लाखों वर्ष पहले से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वह इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सिस्टम, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको डेट याद नहीं करना है। चलिए हम बात आगे करते हैं ऐतिहासिक काल की। इतिहास का वह काल जिस काल की लिपि मानव इतिहासकार उसको ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं। अगर समयावधि की बात की जाए तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक का जो इतिहास है वह ऐतिहासिक काल के रूप में आ जाता है। यानी कि 6 सेंचुरी बीसी में जब 16 महाजनपद का अभ्युदय हुआ, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में इस बात का उल्लेख है कि 16 महाजनपद का अभ्युदय 6 सेंचुरी बीसी में हुआ और 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के आगे तक का जो भी इतिहास है वह ऐतिहासिक काल के रूप में देखा जाएगा। तो इस तरीके से सामान्यतः लेखन को आधार मान करके हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके देखा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, पहला प्रागैतिहासिक काल जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम इतिहासकार उसको ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल जहां से लिखित साक्ष्य को हम सहजता और सरलता के साथ पढ़ पाते हैं। आइए अब हम लोग इतिहास के कालखंड की इस व्याख्या के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करें जो इतिहास विषय के अंतर्गत देखा जाता है। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वह पाषाण काल है। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर मैं आपको बता दूं, गंभीरता से इस बात को समझिएगा, अभी स्टोन एज पाषाण काल को 3 पार्ट में इतिहासकार डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद एक एक पार्ट को भी कई अन्य पार्टों में विभाजित करके देखा जाएगा। पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित करके देखा है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की समय सीमा की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य इस समय सीमा को निर्धारित किया गया है। पहला भाग निम्न पुरा पाषाण काल, 1 लाख ईसा पूर्व तक के काल को इतिहास में निम्न पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। अगर बात हम मध्य पुरा पाषाण काल की करें तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वह इतिहास में मध्य पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। वहीं पर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के जो मध्य के काल हैं उसको इतिहास में ऊपरी पुरा पाषाण काल या फिर उच्च पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इतिहासकारों ने यह वैज्ञानिक विभाजन तो किया, लेकिन इसके आधार पर आपको विचार करना होगा। हर काल में मानव जीवन की स्थिति अलग अलग प्रकार से रही है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस काल में मानव का जीवन किस प्रकार से रहा है। इस तरह से पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो पहला पार्ट है निम्न पुरा पाषाण काल, उस पर हम बात करते हैं। 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है वह निम्न पुरा पाषाण काल के रूप में देखा जाता है। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम पुरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज
रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में की थी। और इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में, हर एग्जाम में यह क्वेश्चंस बनता है। तो इसको ध्यान रखना है कि 1863 में पूरा पाषाणकालीन चट्टान की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा की गई थी। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर एक कहानी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। इस काल के लोग मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, और ये खेती से ही जुड़ा हुआ है कि मानो अगर खेती नहीं करेगा तो निश्चित रूप से अपनी जीविका चलाने के लिए वह शिकार पर निर्भर होगा। बट शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे, सामान्य सी बात है। समाज अगर आदिम जीवन व्यतीत करेगा तो गुफाओं में ही रहेगा। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमानों में वृद्धि होने लगी। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहां वह रहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक ऐसा समाज जो आदिम है, जिसको खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है, और वह चित्रकारी करता है, तो निश्चित रूप से इस बात को हमें गंभीरता से समझना होगा और उन स्थानों पर ध्यान देना होगा जहां से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक या निम्न पुरापाषाण काल का संबंध मुख्यतः हिमयुग से है। इस काल के प्रमुख औजार बिदारनी और कुल्हाड़ी थे। यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है कि इस युग का जो संबंध है मानव का, वह हिमयुग से है। और इसके बाद एक शब्द और आपको मिलेगा कि इस काल के बाद धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने लगा। जाहिर सी बात है कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो मानव जीवन उससे प्रभावित होगा, उनका रहन सहन, कल्चर सब उससे प्रभावित होगा, और मानव एक नए युग में प्रवेश करेगा। मानव उस नए युग में प्रवेश करे कि उससे पहले हिम युग की इस दास्तां को, जो कि पूरा पाषाण युग के रूप में जाना जाता है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात कर ले। तो यहां पर आपने देखा कि इस काल का जो मानव है वह बिदारनी और कुल्हाड़ी जैसे महत्वपूर्ण टूल्स का प्रयोग करता है, उपकरण का प्रयोग करता है। निम्न पुरापाषाण काल साइट महाराष्ट्र के बोरी में मिले हैं। कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो महाराष्ट्र के बोरी में प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थल को 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख स्थल के रूप में कश्मीर, सौराष्ट्र, सोहन घाटी, गुजरात, मध्य भारत, डेक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये प्रमुख पुरा स्थल हैं जो निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ कावेरी नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी भी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण उपकरण को देख पा रहे हैं जो पुरापाषाणकालीन उपकरण के रूप में जाना जाता है। मानो उस समय पत्थर के बहुत सुंदर उपकरण नहीं बनाता था, सामान्यतः पत्थर को तोड़ करके जो एक उपकरण औजार का रूप ले लेता था, उसी को जो है वह उपकरण के रूप में प्रयोग करता था। पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों ने निम्न पुरापाषाण काल को देखा। अब हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल की। 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है, वह इतिहास में मध्य पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि अब धीरे धीरे क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, मानव जीवन भी बदलेगा, और मानव के द्वारा जो प्रयुक्त उपकरण हैं, औजार हैं, वह भी अब पहले की तुलना में अच्छे होंगे और धारदार होंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से अब मानव स्क्रैपर के बने औजार का प्रयोग करने लगा। इसके साथ ही साथ फ्लेक्स यानी कि धारदार औजारों का भी प्रयोग करने लगा। इस काल के महत्वपूर्ण जो पुरा स्थल हैं, वह उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो है लूनी घाटी, राजस्थान और नर्मदा नदियों के साथ साथ भीमबेटका से भी इसके महत्वपूर्ण पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल का जो अंतिम भाग है, वह उच्च पुरा पाषाण काल या फिर ऊपरी पुरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। जिसका समय काल इतिहासकारों ने 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस काल की यह है कि इस काल में मानव का पूर्वज होमो सैपियंस का उद्भव होता है, और इस तरह से वह मानव जो पहले एकदम पशुवत व्यवहार करता था, धीरे धीरे मानवीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। उच्च पुरापाषाण काल में होमो सैपियंस और नए चकमक पत्थर की उपस्थिति के निशान मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होमो सैपियंस का आगमन मानव जीवन के विकास की एक नई श्रृंखला की इतिहास कहता है। बात अगर हम लोग
चकमक पत्थर की करें तो वह एक प्रकार के उद्योग में इसको बनाया जाता था। चकमक पत्थर जो होता था उसको चिटका करके कहीं कहीं पर आप देखेंगे उसको तोड़ करके या अचानक वह टूटता था तो वहां पर एक धारदार जो है निशान बन जाता था, वह कहीं न कहीं उपकरण के रूप में प्रयोग होता था। इसके अलावा छोटी मूर्तियों और कला एवं रीति रिवाजों को भी इस काल में दर्शाया गया है। उच्च पुरापाषाण काल के जो उपकरण होते थे विशेषतः हड्डियों से निर्मित होते थे। हालांकि प्रस्तर के उपकरण बनने बंद नहीं हुए, प्रस्तर के उपकरण भी लगातार बन रहे थे, लेकिन अब हड्डियों से निर्मित उपकरण भी बनने लगे, जिनमें सुई, मछली पकड़ने के उपकरण, हारपून, ब्लेड और खुदाई के उपकरण भी प्राप्त होने लगे। बात अगर उच्च पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण पुरा स्थल की जाए तो आप देख पाएंगे कि वेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और भीमबेटका प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। इतिहास का एक ऐसा काल जिस काल ने इस युग को एक नई दिशा और दशा दे दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व के मध्य का काल। हालांकि अधिकांश इतिहासकार 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के तकरीबन 4,000 ईसा पूर्व भी मध्य पाषाण काल की डेट को निर्धारित करते हैं, लेकिन हम सामान्यतः 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के मध्य ही इस काल को देखेंगे। इस काल की कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आइए एक छोटी सी कहानी और उसके माध्यम से इस काल के महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले उच्च पुरापाषाण काल और उससे पहले के कालों में हमने देखा था कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तित हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन प्रभावित हुआ। कैसे हुआ, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप यहां पर समझिए। जब जलवायु परिवर्तन होता है, पत्थर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो होता क्या है कि कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर बर्फों का जमाव होता है और जब उस स्थान से बर्फ खाली हो जाता है तो मानव निवास करने लगता है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात तो है, लेकिन आइए सहजता के साथ हम आपको बताते हैं। मध्य पाषाण काल की कहानी मैं आपको बताऊं कि उससे पहले आपको पूर्व पुरापाषाण काल में जाना होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आइए हम लोग कल्पना करते हैं और एक बात यह भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। सामान्यतः हम इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हम लोग पाषाण काल के पूर्व पाषाणकालीन जीवन में जी रहे हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गुफाओं में रहता था। इस बात को आप ठीक से समझ पा रहे हैं। शिकार करता था, शिकार करके कच्चे मांस को अपना भोजन बनाता था और इसके साथ ही साथ बचे हुए मांस के टुकड़े को वह संग्रह करता था। ठीक है, फल फूल को संग्रह करता था और अपने जीवन को चलाता था। इसलिए कई जगह पर उसे भोजन संग्राहक के रूप में देखा गया। तो बात इस प्रकार की है, हम कल्पना करते हैं पूर्व पाषाण काल का मानव गुफाओं में रह रहा है और गुफाओं में भी आप देखेंगे कि अलग अलग परिवार के साथ लोग रह रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मोहन का परिवार, सोहन का परिवार, रीमा का परिवार, सीमा का परिवार, चुन्नी का परिवार, मुन्नी का परिवार। चलिए दो खूबसूरत उदाहरण लेते हैं। एक गुफा है और उस गुफा में हम लोग पूर्व पाषाण काल की कहानी से शुरू कर रहे हैं। देखिए कैसे मैं आपको मध्य पाषाण काल और इसके साथ ही साथ नव पाषाण काल के भी बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। और ये कहानी अगर आप ठीक से समझ गए तो इस बात को लेकर के मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहीं से भी गलत नहीं होने वाला है। पूर्व पाषाण काल की एक गुफा है जिसमें मोहन, सोहन, चुन्नी मुन्नी का परिवार रहता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि एक परिवार चुन्नी मुन्नी का है और एक परिवार मोहन सोहन का। गुफा में लोग रह रहे हैं। घर का जो मुखिया होगा वह अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए शिकार करने के लिए निकलेगा, जंगल में जाएगा, शिकार करेगा, शिकार करके कच्चे मांस को अपना भोजन बनाएगा। इस काल के मानव को यह भी नहीं पता था कि पके हुए मांस का भोजन करना चाहिए। अलग की बात है कि जंगलों में आग लग जाने से भुने हुए मांस, पके हुए मांस उनको मिल जाया करते थे, लेकिन यह संयोग की ही बात होती थी क्योंकि मानव पाषाण काल के प्रारंभिक समय में आग जलाना भी नहीं सीखा था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक गुफा है और उस गुफा में जो है मोहन, सोहन और चुन्नी मुन्नी का परिवार है। और आपको पता है कि पूर्व पाषाण काल का जो मानव है उसका जीवन शिकार पर निर्भर करता है। वह शिकार करने जाता है, पशुओं के मांस को अपना भोजन बनाता है और जीवन की दिनचर्या में वह आगे बढ़ता रहता है। एक बार की बात है,
मोहन सोहन के पापा शिकार करने गए। बात को गंभीरता से समझिएगा। और आज तक वो शिकार करके वापस नहीं आए। अब आप बात समझ गए होंगे कि गए थे शिकार करने, हो गए शिकार। कुछ समय बीता। इस बार चुन्नी मुन्नी के पापा शिकार करने जा रहे थे। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही चुन्नी मुन्नी की मम्मी घर के बाहर आ गई, यानी कि गुफा के बाहर आ गई, और उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्या देख रहे होंगे? भय। आपको लग रहा है कुछ और भी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, बट आप यहां पर समझिए, भय देख रहे थे। वहां पर चुन्नी मुन्नी की मम्मी की आंखों से एक बात निकल करके आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है शिकार करने जाएं और शिकार हो जाएं। बुरी संभावना व्यक्त हो सकती है यहां पर, क्योंकि उस समय का मानव जंगल में शिकार करने जाता था, शिकार करके ही अपना जीवन चलाता था। अगर हम शिकार करने जाएंगे तो निश्चित रूप से और भी ऐसे कई पशु होंगे जिनका शिकार हम हो सकते हैं। खैर, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, गर्म मौसम हुआ। इससे क्या हुआ कि मैदानी क्षेत्र मानव को रहने योग्य मिला। अब धीरे धीरे जो मानव गुफाओं में रहते हुए जंगल में शिकार करता था, अब वह धीरे धीरे गुफाओं में और जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया और मैदानी क्षेत्रों की तरफ आता है। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब मानव जंगल में शिकार करता था तो उन्हीं पशुओं का मांस, उन्हीं पशुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव सीखने लगा कि जिन पशुओं का शिकार करने के लिए हम जंगल में जाते हैं, अगर उन्हीं पशुओं को पालतू बनाया जाए और पालतू बना करके ही उसका शिकार किया जाए, या यूं कहिए कि उसके मांस का भक्षण किया जाए, तो हमें जंगल जाने की जरूरत कम पड़ेगी। और अगर हम जंगल कम जाएंगे तो निश्चित रूप से हम शिकार होने से बच जाएंगे। विकास की इस प्रक्रिया में मानव निरंतर आगे बढ़ता गया और कुछ पशुओं के साथ जो है वह मैदानी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट हुआ। जब मानव मैदानी क्षेत्र में आया तो वहां पर आप देखेंगे कि तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। मानव जब जंगली गुफाओं में रहता था, पहाड़ों में रहता था, कंदराओं में रहता था, तो उसके लिए वतन, आवास, प्रकृति उपलब्ध करा दिया करती थी। लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आएगा तो उसको सभी ऋतुओं से बचने के लिए खुद मकान बनाने पड़ेंगे। प्रारंभिक समय था, मानव अब शिकार के साथ साथ कहीं न कहीं पशुपालन की तरफ भी शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि वह उन पशुओं को भी पालतू बनाया जिसका वह स्वयं उपभोग करता था। तो मानव शिकार भी करेगा, पशुपालन का कार्य भी करेगा, और इस तरह से जलवायु परिवर्तन मानव को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों में लाया। तब इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि मध्य पाषाण काल आ गया। यानी कि मध्य पाषाण काल, अब उस डेट को हम देख सकते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 8,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वह मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक एज के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि कुछ इतिहासकार 4,000 ईसा पूर्व तक भी मध्य पाषाण काल के समय को स्वीकार करते हैं। बट जो भी है, मध्य पाषाण काल में इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि मानव अब गुफाओं से बाहर निकल रहा है, मैदानी क्षेत्रों में आ रहा है, शिकार तो करता ही करता है, लेकिन पशुपालन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर देता है। बात अगर हम पशुपालन की कर रहे हैं तो इसके साक्ष्य को भी देना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, दो ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, दो ऐसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन मानव के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। वहां पर एक जगह है बागोर, बागोर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़ एक जगह है जहां से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ये दो ऐसे पुरा स्थल हैं जो मध्य पाषाण कालीन मानव जीवन में पशुपालन के साक्ष्य को दिखाता है। लेकिन ध्यान रहे इस बात को, मानव पशुपालन तो कर रहा है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। अभी इनिशियल स्टेज में उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अभी भी उसका जो जीवन है वह शिकार पर ही निर्भर है। अभी भी वह जो है भोजन संग्राहक की स्थिति में है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए कि मानव भोजन संग्राहक और पशुपालन, इन दोनों स्थितियों को अगर आपको अवगत कराना है तो पूर्व पाषाण काल का जो टाइम है वह फूड गैदरर, भोजन संग्राहक से आप एस्टिमेट करेंगे, और जो पशुपालन की प्रक्रिया है वह मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक एज से आप जोड़ करके देखेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपको बता दूं कम शब्दों में, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानव इस काल तक आते आते जो उपकरण का प्रयोग करता था, पत्थर की बनी उपकरण का प्रयोग करता था, अब उस उपकरण में अंतर देखने को मिला। अंतर उसके नामों में नहीं, बल्कि उसके जो है वजन में, उसके आकार में परिवर्तन होने लगा। मध्य पाषाण काल का मानव अब बड़े
बृहद आकार के पाषाण उपकरण के खंडों का प्रयोग न करके छोटे छोटे पाषाण उपकरण का प्रयोग किया, धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से छोटे छोटे पाषाण उपकरण का प्रयोग हो जाने से इतिहासकारों ने इस काल को माइक्रोलिथिक कल्चर भी कह के बुलाया। तो इस तरीके से कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि माइक्रोलिथिक एज या फिर माइक्रोलिथिक कल्चर और या फिर माइक्रोलिथिक उपकरण किस काल में प्राप्त होते हैं, तो मध्य पाषाण काल में। कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आइए हम यहां पर देखते हैं। मध्य पाषाण काल के कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करने से पहले एक बात मैं और आपको बता दूं। मध्य पाषाण काल इतिहास का वह काल रहा है जिस काल का मानव पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर चित्रकारी को प्रारंभ करता है। और वाकई में ये बहुत अद्भुत बात है। आज चित्रकला के क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास कर गए, अधिकांश कंट्री, बट भारत की अगर बात की जाए तो पाषाण काल में ही मानव चित्रकला में काफी विशेष रुचि रखने लगा था। और इसका साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं के जो शैलाश्रय हैं, उन शैलाश्रयों पे जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्र से कई सारे भाव निकल करके आते हैं। वहां पर जो चित्र बने हुए हैं उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। बच्चे के जन्म का साक्ष्य, शिकार करते हुए व्यक्ति का साक्ष्य, यौन संबंध का साक्ष्य, कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य चित्रकारी के माध्यम से भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। हालांकि खजुराहो के मंदिर, इसके साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में, अन्य महत्वपूर्ण पुरा स्थलों पर कई प्रकार के चित्र को देखने को मिलता है जहां पर कला संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंची। लेकिन अगर उसकी प्राचीनता की बात की जाए तो भीमबेटका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोचिए उस समय का मानव किस तरह से आगे बढ़ रहा था। भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चंस आए कि चित्रकारी का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश। लेकिन एक और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बारीकी समझिएगा। दरअसल ये जो चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल में बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पूर्व पाषाण काल से ही हो चुकी थी। क्वेश्चंस अगर बनता है कि चित्रकारी की प्रारंभिक सिचुएशन के बारे में अगर बात की जाए कि चित्रकारी कब से प्रारंभ होती है, तो वहां पर आप पूर्व पाषाण काल, लेकिन एक बड़े स्तर पर चित्रकारी को कब से देखा गया, तो मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल में भीमबेटका। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए परिचय